दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी को, जो नए सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पीएससी के लिए, प्लस आपको दूसरी जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये उतना ही हेल्पफुल रहेगा जितना कि एमपीपीएससी के लिए हेल्प करता है। तो हमने शुरुआत देखी थी कि संविधान जो है उसका निर्माण मेकिंग हुई थी, संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सबको भी देखा था, प्लस संविधान में जो अलग अलग समितियां जो बनी हुई थी वो भी हमने देखी थी। अब आज जो है हम प्रियम्बल प्रस्तावना को समझेंगे, प्रस्तावना फिर उसकी विशेषताएं, ये कुछ पॉइंट हैं ये कवर करेंगे, ठीक है। तो मूल रूप से जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और आज की जो स्थिति है हमारे संविधान की, दोनों में क्या अंतर आ जाता है या दोनों में क्या समानता है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मूल रूप से जो हमारा संविधान बना तो उसमें एक क्या थी, एक थी प्रस्तावना, या जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं या प्रियम्बल भी कहते हैं। आज भी हमारे संविधान में प्रियम्बल या उद्देशिका है, लेकिन उसमें 3 शब्द और जोड़ दिए गए हैं। एक है इसमें समाजवादी, सोशलिज्म, दूसरा आता है इसमें पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो इसमें जोड़ा गया है वो है और अखंडता शब्द। तो 3 नए शब्दों के साथ वर्तमान में हमारी जो प्रस्तावना है वो बनी हुई है। मूल रूप से जब संविधान बना तब इसमें भाग जो थे वो 22 हुआ करते थे, ठीक। आज अगर हम नए भागों की बात करें संविधान के तो वो 25 हो जाते हैं। 25 कब हो जाते हैं, यदि हम पार्ट 4A को एक नया पार्ट मान लें, पार्ट 9A को एक नया पार्ट मान लें, या पार्ट जो 14A है उसको भी नया पार्ट मान लें, नए भाग के रूप में उसको देखें, तब हम कहते हैं कि हाँ, इसमें जो संविधान के भागों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 25। दूसरी तरफ से ये तर्क भी दे सकते हो, जैसे पार्ट 4 है, फिर 4 का A है, 4 का B है या C है, आखिर पार्ट तो 4 ही रहेगा, तो एक नया पार्ट नहीं माना जाना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो संविधान में भाग की संख्या आज भी 22 होगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक हैं जैसे D.D. बसु की किताब हो गई, वो सब यही मान के चलते हैं कि वर्तमान में संविधान में जो है भागों की संख्या कितनी हो गई है, 25। तो हम भी इसको 25 मान लेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में कहीं ऐसा आया कि वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं, 22 और या 25, तो हम 25 लगा देंगे। मान लो दोनों को लेकर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप जानते ही हो स्टेट पीएससी क्या करता है, ऐसी स्थिति में दोनों को राइट मान लेते। इसी तरीके से संविधान के जो आर्टिकल थे, मूल रूप से इनकी संख्या 395 थी, आज मोर देन 450 हो गई है, 470 के आसपास आर्टिकल हो गए हैं। ये आर्टिकल भी वैसे ही संविधान के एक आर्टिकल के अंदर दूसरा आर्टिकल, जैसे 21 है तो 21 का एक सब पार्ट ए बन गया, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाती। अनुसूचियां जो थी हमारे इस मूल संविधान में 8 थी। 1935 के अधिनियम में 10 अनुसूचियां थी। वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों शेड्यूल की संख्या बढ़कर के 12 हो जाती। तो ये एक अलग है। अब आते हैं हम प्रस्तावना पर, प्रियम्बल पर। प्रियम्बल को समझना है। एक तो देखो, पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, अगर हम सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें मेंस के तरीके से भी, यानी मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें क्या पूछते हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, वहां पर वो प्रस्तावना का महत्व पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंस पूछ सकते हैं, प्रस्तावना के मूल तत्व क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। प्रस्तावना या प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ईजी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो, समझ लो इस बात को। क्या करना है आपको, ये जो प्रियम्बल है इस प्रियम्बल को रट लेना चाहिए, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of states and of opportunity, and to promote among them all fraternities, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly, the 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, है ना। हिंदी में भी इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक। अब होता क्या है कि ये प्रस्तावना क्यों रखी गई, उस पर धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू करते हैं कि विश्व का कोई भी संविधान हो तो उस संविधान की शुरुआत में ही उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना होती है, जो ये बताती है कि आखिर उस संविधान को
क्यों बनाया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसलिए हमारे संविधान में भी, चूंकि हमारा संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, उसमें भी ये रखी गई है ना। ये संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, तो आपको याद होगा इसको मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने पारित कर दिया था या एक्सेप्ट कर दिया था। यानी संविधान सभा का जो अधिवेशन था उसमें से, तो उद्देशिका या जो प्रियम्बल है वो बताती है हमारे संविधान के उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को हमारे सामने ये रखती है ना। तो अब समझ लो, पहले प्रस्तावना के अंदर आए हुए शब्दों को समझते हैं, देन फिर हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव को कैसे स्पष्ट करती है। तो पहली बात आती है कि ये अनाउंसमेंट, यानी यहां से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग भारत को कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं, भारत के संबंध में कुछ घोषणाएं करना चाहते हैं। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू यानी हम भारत के लोग भारत को, तो पहला जो शब्द आता है वो है सोवरेन। सोवरेन या इसी को बोलते हैं कि भारत को हम क्या बनाने वाले हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता, सोवरेनिटी का अर्थ हो जाता है कि आंतरिक मामले हों भारत के या बाह्य मामले हों, हम अपने आंतरिक और बाह्य मामले में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। हम कोई भी निर्णय लेंगे तो हम किसी दूसरे देश से पूछकर नहीं लेंगे, किसी दूसरे देश की अनुमति नहीं लेंगे, या हमारे ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है, हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ऐसी सरकार यानी ऐसे देश को ही हम बोलते हैं सोवरेन स्टेटस, है ना। तो हम अपने देश को कैसा बनाने जा रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सारी प्रभुता जो है हमारे देश में है। अब हम ब्रिटेन से या किसी अन्य देश से पूछने नहीं जाएंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा शब्द जो जोड़ा गया है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं सोशलिस्ट। ये मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं था, समाजवादी। ये शब्द जो है बाद में जोड़ा जाता है, शुरुआत में ये नहीं था, ये संशोधन किया गया था 42nd अमेंडमेंट, उस समय ये शब्द जो है जोड़ा जाता है। उसकी भी एक अपनी अलग कहानी है कि 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। भारत का उस समय सबसे क्लोज जो फ्रेंड हुआ करता था वो यूएसएसआर था, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के साथ उनसे हम प्रभावित हुए, इसलिए हमने ये समाजवादी शब्द जोड़ा, क्योंकि उनके यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो समाजवादी से रिजेंबल करती थी, यानी वो कम्युनिस्ट व्यवस्था थी। तो इस वजह से हमने इस शब्द को जोड़ा। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संविधान, भारत का संविधान इस शब्द के अर्थ को कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो इसके बारे में ये मान के चलते हैं कि भारत के अंदर धन या संपत्ति है या जो अवसर हैं आगे बढ़ने के, वो कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं किए जाएंगे, यानी सभी को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। धन और संपत्ति के एकत्रीकरण को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। तो उसको हम कहते हैं समाजवादी, है ना। इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं ना पूंजीवाद, वहां पर फिर आता है साम्यवाद, तो वो एक तरीके से उससे भी ये रिजेंबल करता है। अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम बोलते हैं सेक्युलर। सेक्युलर पंथ धर्म निरपेक्ष से, धर्म से अलग होता है। धर्म जैसे हम रिलीजन बोलते हैं, जैसे धर्म एक अलग शब्द है, पंथ एक अलग शब्द है, समुदाय एक अलग शब्द है, मत अलग शब्द है। तो यहां पंथ निरपेक्ष शब्द, इसको भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसको मोटे तौर पर ऐसा समझ लो आप कि व्यक्ति का उसके ईश्वर से जो संबंध है वो उसका व्यक्तिगत विषय है, उसका इंडिविजुअल है। आप अपने ईश्वर को साकार रूप में देखना चाहते हो, आप अपने ईश्वर को निराकार रूप में देखना चाहते हो, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो, आप आस्तिक हो नास्तिक हो, इससे कोई अंतर सरकार पर नहीं पड़ेगा। यानी ये पंथ निरपेक्ष शब्द है वो ये नहीं कहता है कि किसी धर्म का, किसी रिलीजन का विरोध करना,
वो ये कहता है, अगर इसको दूसरे शब्दों में हम बात करें, कि यहाँ पर जो भी नागरिक हैं वो अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अपने धर्म का, अपने मत का, पंथ का समर्थन करेंगे, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। सरकार जो होगी यानी राज्य जो होगा वो सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान आदर समभाव देगा, ये इसका मतलब होता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है यहां से जोड़ा जाता है। इसका मतलब धर्म का विरोध करना नहीं होता। विश्व के कई सारे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर अपने राष्ट्र के लिए एक धर्म का अनाउंसमेंट कर रखा है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा CAA नोटिफाइड हो गया, 2019 में ये कानून बना था। इसको लेकर के भी भारत में राजनीतिक पार्टियां विरोध करना शुरू कर देती हैं वोट बैंक के लालच में। तो CAA जो कहता है कि हमारे जो पड़ोसी 3 राष्ट्र हैं जिन इस्लामिक राष्ट्र हैं, पाकिस्तान ने भी अपने देश का धर्म इस्लाम चुना हुआ है, बांग्लादेश ने भी चुना हुआ है, अफगानिस्तान ने भी चुना हुआ है, वहां पर जो गैर मुस्लिम हैं उनको भारत में नागरिकता देने संबंधी बातें करता है। तो ये जो पंथ निरपेक्ष है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं मानिए, सरकार सभी को धर्म समभाव, सबको समान आदर सम्मान प्रदान करेगी, तो ये पंथ निरपेक्ष हो जाता है। फिर इसमें एक अगला शब्द आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन के एक कोटेशन के द्वारा हम सब बता देते हैं सिंपली, सरल भाषा में, कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, है ना, पब्लिक फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोकतंत्र का अर्थ यही है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था जो है वो संचालित की जाएगी। ऐसे ही देश को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। भारत डेमोक्रेटिक व्यवस्था वाला देश है, ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था वाला देश है, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था वाला देश है। अब लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लोकतंत्र में क्या अंतर है? तो स्टार्टिंग के लेक्चरों में बताया था कि 4 बातें होना चाहिए तब वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा, और अगर ये 4 बातें नहीं है तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा। तो उसको आप पुराने वीडियो में समझ लेना, देख लेना। तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था वाला हम देश बनाना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भारत को ही हम क्या बनाएंगे? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, भारत को समाजवादी बनाएंगे, भारत को पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, भारत में डेमोक्रेसी। और अगला शब्द आता है गणराज्य, जिसे रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक वर्ड गणराज्य जो शब्द है, ये जहां पर भी जिस भी देश में लिया गया है वो कहां से आया है? वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, फ्रेंच। गणराज्य का अर्थ हो जाता है कि हेड ऑफ द नेशन, यानी देश का जो भी प्रमुख होगा वो कैसे आएगा? वो हेरिडिटरी नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वह निर्वाचन से आएगा। दूसरे शब्दों में ऐसा समझ लो कि हमारे देश का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है परिवारवाद से नहीं आएगा। अभी जो राष्ट्रपति हैं उनके पहले कोई दूसरे राष्ट्रपति, उनके पहले कोई तीसरे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी की व्यवस्था, देश के प्रमुख का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन आते हैं। ऐसे ही देश को हम कहते हैं रिपब्लिक, और जिस देश में ये व्यवस्था ना हो उसको हम रिपब्लिक नहीं कहते हैं। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। आप ब्रिटेन, भारत के नाम के आगे देखते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, चीन के नाम के आगे भी आप देखते हैं द रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन कभी भी ब्रिटेन के नाम के आगे लिखा नहीं देखेंगे द रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम या द रिपब्लिक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नहीं। तो रिपब्लिक का मतलब ये हो जाता है लोकतंत्र अलग है, गणराज्य अलग होता है। तो भारत के संदर्भ में ये किसने डिक्लेयर किया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भारत को हम ये बनाना चाहते हैं। उसके बाद भारत के समस्त नागरिकों को, तो भारत के समस्त नागरिकों के संदर्भ में बात आती है कि हम यहाँ पर नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देने की बात करते हैं ना। कितने जस्टिस है? 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। एक है सोशल, सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, है ना। तो अब ये न्याय का मतलब क्या होता है? तो न्याय चलता है प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर। आपकी जाति, आपका धर्म, आपका जेंडर, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप सूर्य के सामने आते हैं तो प्रकाश सब पर समान रूप से आएगा। अगर आप बारिश होती है वहां पर आते हैं तो बारिश सबको समान रूप से मिलेगी। तो न्याय भी इसी तरीके से होता है। तो सामाजिक न्याय दिलाएंगे सभी नागरिकों को। सामाजिक न्याय का मतलब हो जाता है
किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। महिला पुरुषों के बीच में जो भेदभाव होता है, सामाजिक रूप से जो स्टेटस यानी किसी के स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, किसी को नहीं देते हैं, कुछ कुरीतियां होती हैं, उन सबको समाप्त करने की बात की जाए। आर्थिक न्याय से भी मतलब यही है कि इकोनॉमिक सेक्टर में सबको समान अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। और राजनीतिक न्याय से भी यही अर्थ होता है कि राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक व्यवस्था में आपकी भागीदारी सभी की समान रूप से हो। आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनाव में निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकते हैं, आप जिसका चाहें उसका प्रचार कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के जो न्याय हैं वो दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? तो भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए भेदभाव नहीं रहेगा। ठीक। अब कभी ऐसा पूछ लें कि जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया कि गणराज्य जो शब्द है ये तो फ्रांस से लिया गया है, कभी ये पूछ लिया जाए कि ये न्याय वाला जो कंसेप्ट है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, क्या ये किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के ज्यादातर प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के ये टारगेट हैं, ये लक्ष्य हैं, ये भी 1971 की रूस की क्रांति से, 1917 की है ना, जब वहां पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे ये प्रेरित हैं, उसी से मोटिवेटेड हैं, वहां से ये लिए गए। अगला आता है कि भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम, 5 प्रकार की लिबर्टी या 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखो यहां ये 5 जो स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसका सीधा सीधा अर्थ समझना क्या है कि इन स्वतंत्रताओं का अर्थ जो है वो नकारात्मक रूप में लिया जाता है, नेगेटिवली इसका मीनिंग निकालते हैं। यानी कि नकारात्मक रूप लेने का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार के जो प्रतिबंध होंगे इन विषयों को लेकर, जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, इसलिए इसको नकारात्मक रूप में इसको लेते हैं। यानी सामान्य रूप से अर्थ ये हुआ कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की जो उपासना की बात की जाती है कि व्यक्ति अपने विचारों के लिए, उनको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। आप इसीलिए तो आज हम अपने देश में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी लोग अपने मत प्रस्तुत करते हैं, इसके विधायिका के फैसलों के खिलाफ भी मत प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमें संविधान स्वतंत्रता देता है। आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, एक्ट करके। ऐसे ही आप अपना बिलीफ, अपने धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रखते हैं। इसको लेकर के कोई रोक टोक नहीं है। इसके संबंध में मौलिक अधिकार जो भाग 3 है उसमें और डिटेल में प्रोविजन किए गए हैं, है ना। तो ये हमें प्रस्तावना में भी बता दिया जाता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। हम नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देने की बात करते हैं, हम नागरिकों को 5 प्रकार की लिबर्टी देने की बात करते हैं। अगली लाइन में लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी 2 प्रकार की समता। इस शब्द का अर्थ ये हो जाता है कि ऐसे कोई भी विशेष अधिकार जो हमारे समाज में पहले से व्याप्त थे, विशेष अधिकार से मतलब स्पेशल प्रिविलेज, विशेषाधिकार आज भी हैं कुछ जगहों पर। तो ऐसे विशेषाधिकार जो कि लॉजिकल नहीं है, रीजनिंग माइंड से नहीं है, यानी जिन्हें हम तार्किक ना होकर के वो कैसे हैं, अतार्किक हैं, तो उनको समाप्त कर देंगे। तो तार्किक विशेषाधिकारों की समाप्ति कि वह व्यक्ति इस कुल में जन्म लेता है इसलिए उसको ये सुविधाएं मिलना चाहिए, ये अतार्किक हो गया। योग्यता एक पैमाना होता है, योग्यता के आधार पर व्यक्ति को सुविधाएं मिलना चाहिए या उसकी सुविधाएं समाप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अतार्किक विशेष अधिकार हैं उनको समाप्त कर देंगे। यानी आगे बढ़ने के अवसर जो है वो सभी को कैसे होंगे, समान होंगे, है ना। तो संबंधित इस संबंध में संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार भी प्रावधान करता है। नीति निर्देशक तत्वों में भी इसके बारे में विस्तार से प्रावधान जो है वो किए गए। अगला है इसमें कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए।
अब यहाँ हम जो नागरिक हैं, नागरिकों के अधिकारों की भी बात करते हैं, साथ ही साथ उन नागरिकों के बीच में क्या किया जा रहा है कि उनमें भाईचारा बना रहे, बंधुता बना रहे, यानी कि नागरिकों के बीच में इमोशनल कनेक्शन रखना चाहते हैं, भावनात्मक संबंध रखना चाहते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ होता है तो सब उसके साथ में आ जाते हैं, वैसे ही ये भारतीय नागरिकों सब एक है, यूनिटी है, बंधुता रहे, इनमें भाईचारा रहे। अगर ये नहीं होगी तो भारत रूपी राष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और ये कैसा रहेगा, अखंड रूप से चलता रहेगा, यानी जब तक भारत है तब तक ये चलते रहेगा, है ना। तो ये सब जो बातें हैं इसमें की गई हैं। तो दृढ़ संकल्प होकर के संविधान सभा के लोगों ने इस तारीख को घोषणा की है कि अब हमारा ये जो संविधान है, ये संविधान क्या है, हम इसे अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत करने का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी शरीर का कोई अंग महत्वपूर्ण होता है या उस शरीर की रचना उस अंग के बिना नहीं होती है, वैसे ही भारत रूपी शरीर के लिए संविधान एक तरीके से अंग है। प्लस अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं यानी ये कोई मॉरल नहीं है, नैतिक उपदेश नहीं है, ये एक्ट है, इसका पालन करना पड़ेगा और सबसे बड़ा कानून है। और आगे क्या लिखा है कि हम आत्मार्पित करते हैं। अब संविधान हमने बनाया, किसके लिए बनाया, हम ब्रिटेन को अर्पित करें, यूएन को अर्पित करें, नहीं, हमने संविधान अपने लिए बनाया है, तो हम इसको अपने आप को ही क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। तो ये तो इस संविधान के अंतर्गत आने वाले जो शब्द थे वो सब यहाँ पर लिखे हुए थे। अब इस प्रस्तावना में आने वाले शब्दों के मीनिंग दिए थे। अब इसको समझ लो कि ये प्रस्तावना किस पर आधारित थी। तो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव जो थे उन पर एक तरीके से आधारित थी, है ना। अगर कभी और इसे संविधान का हम दर्शन भी कहते हैं। यहीं पर मैं कुछ बातें और क्लियर कर देता हूं, वो भी समझना कि अगर आपसे ये पूछते हैं कि इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 2-3 बातें तो इसके पढ़ने से ही हमें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात है, पहला उद्देश्य ये है कि ये हमें ये बताता है कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। उस सोर्स की जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। अब बता सकते हो इसको तार्किक रूप से कि कैसे जानकारी मिलती है। तो प्रस्तावना प्रियम्बल कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहाँ हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे संविधान का स्रोत जो है वो हम भारत के लोग हैं, है ना, क्योंकि हम भारत के लोगों ने डिक्लेयर किया है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और लास्ट में अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं ना। तो ये हमें सोर्स बताती है। पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही हो जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है, तो दूसरा उद्देश्य ये है कि ये प्रस्तावना नागरिकों को न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी ना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विश्वास, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा यानी पद की, है ना। ये नागरिक अधिकारों की घोषणा करती है, यानी संविधान के अंतर्गत नागरिकों को क्या अधिकार मिले हुए हैं वो भी हमें इस प्रस्तावना से पता चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी बात, प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव यानी क्या उद्देश्य है, क्या पता चलता है। तो प्रस्तावना क्या कहती है कि आज हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी संविधान के प्रारंभ होने की डेट बताती है। ये हमें इसकी प्रस्तावना से ही पता चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं यही हमें लिखनी होती है। तो नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसे हम संविधान का दर्शन कहते हैं। अब प्रस्तावना में जो है उसको हम लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकते।
कानूनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? प्रश्न उठता है कि संविधान अगर देश का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ है, तो फिर प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? ये प्रश्न उठता है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस बात को लेकर के संविधान की जो व्याख्या है वो करने का अधिकार किसको मिला हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया 1960 में, 1960 में, जिसे वेरुवाड़ी केस के नाम से, वेरुवाड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अपने निर्णय में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। आर्टिकल 13 में सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को अपने फैसलों को रिव्यू करने का अधिकार मिला है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार मिला हुआ है। तो वो अपने पुराने फैसलों को पलटते भी रहते हैं। 1973 में क्या हुआ, जब केशवानंद भारती वाद सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और वो ये कहता है कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, बल्कि यह तो संविधान का मूल ढांचा है। अब मूल ढांचा है, इस आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो संविधान के प्रीएम्बल में कुछ हटाया तो नहीं गया है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द आपको शुरुआत में बताए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है ना। ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, ये याद रहेगा। अब यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो मुख्य परीक्षा के रूप में। जैसे पूछा जाए कि प्रश्न है, प्रस्तावना की विशेषताएं लिखिए, है ना। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको लिख करके ला सकते हैं। जो बताया गया है उसी में इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। दूसरी तरफ इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, या प्रस्तावना का महत्व जो है वो बताइए। या एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि इसके जो प्रमुख तत्व हैं उनको लिखिए या उन पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले प्रीएम्बल को लेकर के क्वेश्चन है। और एक ये भी बन सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं, इसको संविधान का फिलॉसफी क्यों कहते हैं, दर्शन क्यों कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद बना पाए। ठीक है, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। कल की टाइमिंग जो है वो सुबह 11 बजे रहेगी।